हमने पहली 2 क्लास में पढ़ा था इंट्रोडक्शन इसका, और फिर उसके बाद हमने अगला टॉपिक पढ़ा था व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। अब हम इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है न्यूट्रिशन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिशन। व्हेन वी वॉक और राइड ए बाईसाइकिल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। ठीक है, अगर हम चलते हैं या फिर हम बाईसाइकिल चलाते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम एनर्जी यूज़ करते हैं। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपरेंट एक्टिविटी एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन ए स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। हमने पहले भी पढ़ा है ये चीज़ कि अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, अगर हम बैठे होते हैं या फिर अगर हम सो भी रहे होते हैं तो भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि हमारी जो सेल होती है वो अंदर ही अंदर अपना काम करती रहती हैं। हार्ट बीट कर रहा है, हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, हम ब्रीदिंग कर रहे हैं। अगर हमने एग्जाम्पल भी मैंने दिया था कि हमने खाना खाया है तो डाइजेशन भी अंदर अंदर हो रहा है। तो ये सब प्रोसेस जो मेंटेन करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो वी ऑल्सो नीड मटीरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, develop, synthesize protein and other substances needed in the body। हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि हमें कुछ ऐसे मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है बाहर से, फ्रॉम आउटसाइड। क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि हमें ग्रो होने के लिए चाहिए होता है, हमें बड़े होने के लिए चाहिए होता है, हमें डेवलप होना पड़ता है, हमारा माइंड डेवलप होता है, हमारी बॉडी भी डेवलप होती है, हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए होता है। तो उस प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए हमें बाहर से मटेरियल चाहिए होता है। मटेरियल यहाँ पे फूड की बात कर रहे हैं। और अदर सब्सटेंसेस की ज़रूरत पड़ती हैं, जैसे कि वाइटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, हमें इन चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है, नीडेड इन दी बॉडी, बॉडी को ज़रूरत पड़ती है। और दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज द फूड वी ईट। तो हम ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी की जो हम बात कर रहे हैं, जो हम मटेरियल्स की जो बात कर रहे हैं, वो क्या, हम किस बारे में बोल रहे हैं? हम उसको फूड को बोल रहे हैं। तो हमें इसको फूड के बाहर से ज़रूरत पड़ती है। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? अब हम नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, इस न्यूट्रिशन के अंदर में सब टॉपिक आ रहा है नेक्स्ट कि हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको अपना फूड कहाँ से मिलता है? द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। जो जनरल रिक्वायरमेंट है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है जनरली, वो एनर्जी और मटेरियल्स की वो कॉमन ही है इन ऑल ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि एनिमल्स को भी फूड चाहिए, हमें भी फूड चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारी जो एनर्जी और मटेरियल की रिक्वायरमेंट्स हैं वो कॉमन ही है, बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। पर ये जो पूरी होती है वो बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। डिफरेंट वेज में कैसे फुलफिल्ड होती है? जैसे कि हम लोग क्या खाते हैं, अगर वेजिटेरियन है तो वो वेजिटेरियन लेंगे, जो दोनों ही खाते हैं, नॉन वेज एंड वेज, तो वो दोनों ही लेंगे। अब जो होता है एनिमल किंगडम में क्या है, डियर है वो तो वेजिटेरियन, तो वो क्या खाएगा, वो घास खाएगा। लॉयन है वो क्या खाएगा, वो नॉन वेज ही खाएगा। हम क्या खाते हैं, वो हम अलग चीज़ खाते हैं, हम खाना अपना पका के खाते हैं। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो हम फुलफिल करते हैं डिफरेंट वेज में। सम ऑर्गेनिज्म यूज simple food material obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो कि उनको सिंपल फूड मटेरियल चाहिए होता है, और वो कहाँ से लेते हैं, वो इनऑर्गेनिक सोर्सेज से लेते हैं। जैसे कि प्लांट क्या लेता है, उसके फूड सोर्सेज क्या है, उसके फूड सोर्सेज हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, दिस ऑर्गेनिज्म, जो कि कौन से ऑर्गेनिज्म, द ऑटोट्रॉप्स इंक्लूड ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। तो ये जो ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया, वो क्या लेते हैं, वो लेते हैं इनऑर्गेनिक सोर्सेज से अपना फूड लेते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स क्या ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं, कुछ अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, कुछ ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जो कि हम उसको फिर ब्रेक डाउन करते हैं हमारी बॉडी। हम सिंपल सब्सटेंसेस नहीं खाते, सिंपल भी खाते हैं, जैसे कि
फ्रूट्स जो होते हैं या फिर फ्रूट्स जूसेस जो होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, उनको ऐसे एज़ कम्पेयर टू जो हम फूड खाते हैं रोज़ाना जैसे कि रोटी सब्जी चावल, उसके कंपेयर में ये बहुत सिंपल होते हैं। These complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used for the upkeep and growth of the body. जो हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस खाते हैं, जैसे मैंने बहुत बार बता चुके हैं कि उनको क्या करना पड़ता है, उनको हमें ब्रोकन डाउन करना पड़ता है सिंपल वंस में, क्योंकि हमारी बॉडी इसको कॉम्प्लेक्स को ऐसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती और हमें जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो कॉम्प्लेक्स से हम डायरेक्टली नहीं ले पाते। तो ब्रोकन डाउन, तो ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं हमको इनको सिंपलर वंस में हमारी बॉडी इनको करती है ब्रोकन डाउन, सो दैट हमारी बॉडी इससे हमें जो न्यूट्रिशन चाहिए वो निकाल पाए। और क्यों चाहिए वो न्यूट्रिशन, हमें अपकीप करने के लिए एंड ग्रोथ के लिए ऑफ द बॉडी। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायोकैटालिस्ट कॉल्ड एंजाइम। हमारी बॉडी में जब हम फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी में ना बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। वो एंजाइम्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स को सिंपल में चेंज करते हैं, ठीक है। विदाउट एंजाइम्स हमारी जो बॉडी होती है वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में चेंज नहीं कर सकती। और वो जो एंजाइम्स होते हैं वो उनको क्या बोलते हैं, बायोकैटालिस्ट बोलते हैं। Thus, the heterotrophs survival depends directly or indirectly on autotrophs. जो heterotrophs होते हैं उनका जो डिपेंड होता है, उनका सर्वाइवल जो डिपेंड होता है वो डायरेक्टली डिपेंड होता है ऑटोट्रॉप्स पे। ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो कि प्लांट्स पे हमारा जो डिपेंड होते हैं, हम लोग होते हैं डिपेंड प्लांट्स पे। हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स एनिमल्स एंड फंजाई। जो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होते हैं एनिमल्स एंड फंजाई। तो हेटरोट्रॉपिक एनिमल्स जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं किस पे, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पे। डायरेक्टली कैसे कि हमने फ्रूट्स तोड़ा, हमने डायरेक्टली खा लिया, और इनडायरेक्टली कैसे कि हम जब उसको पकाते हैं, हमने सब्जी ली उसको पकाया इनडायरेक्टली, फिर हमने उसको खाया। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम किस पे डिपेंड है, हम प्लांट्स पे डिपेंड है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। Carbon and energy requirements of the autotrophic organism are fulfilled by photosynthesis। तो हम पहली बात ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे प्लांट्स के बारे में, ठीक है। अब उनको प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, उनको चाहिए होता है, उनके रिक्वायरमेंट्स होते हैं कार्बन, CO2, एनर्जी। रिक्वायरमेंट्स, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। जो उनके ऑटोट्रॉपिक के ऑर्गेनिज्म की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो किससे पूरी होती है, वो फोटोसिंथेसिस से पूरी होती है, फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है कि जिससे ये एक तरीके का प्रोसेस होता है जिससे ऑटोट्रॉप्स यानी कि प्लांट्स जो अपना सब्सटेंसेस बाहर से लेते हैं फ्रॉम द सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड, जो बाहर से लेते हैं जैसे कि CO2 प्लस ऑक्सीजन और वाटर, नॉट ऑक्सीजन, सॉरी, ऑक्सीजन बाहर को ये रिलीज करते हैं, लेते हैं CO2 और वाटर, ठीक है। इन्होंने लिया और फिर उनको कन्वर्ट करा इनटू द स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने अपना जो बाहर से सब्सटेंस लिया उसको कन्वर्ट करा, जो उनको एनर्जी बन चाहिए होती है उसको उसमें कन्वर्ट किया, उसमें चेंज किया, ट्रांसफॉर्म किया। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। ये मटेरियल कैसे लेते हैं आउटसाइड से, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से, फिर जिसको वो कन्वर्ट करते हैं इनटू कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है। उसको किस में चेंज किया, इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, धूप में, एंड क्लोरोफिल। अब क्या चाहिए, वो कैसे कार्बोहाइड्रेट में चेंज किया उन्होंने, सनलाइट, धूप चाहिए होती है प्लांट्स को, और क्या चाहिए होता है, क्लोरोफिल। विदाउट क्लोरोफिल ये नहीं चेंज कर पाएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड
फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। कार्बोहाइड्रेट्स अब ये जो बना रहे हैं ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स ये प्लांट्स की एनर्जी होती है। अब कार्बोहाइड्रेट जो होती है यूटिलाइज करता है प्लांट्स को एनर्जी टू द प्लांट। जो भी उनका जो प्रोसेस होता है प्लांट्स को, प्लांट्स में भी जैसे कि लीव्स का ग्रो होना, फ्लावर जब ब्लूम होता है, खिलता है, फूल खिलता है, या फिर हम जैसे प्लांट को तोड़ते हैं देते हैं फिर भी वो ग्रो करता है, तो वो कैसे करता है, उसको भी वो सब चीज़ों को करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, वो मिलती है कार्बोहाइड्रेट्स से। ठीक है, अब चलते हैं आगे। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो हम ये पढ़ेंगे ये सब चीज़ें अगले नेक्स्ट सेक्शन में। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक, अब ये क्या कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होती है अब एनर्जी की सपोज ज़रूरत नहीं है, ठीक है, प्लांट को, पर उसने बना के रख लेता है। तो वो बना के किस फॉर्म में रखता है, वो स्टार्च की फॉर्म में रखता है अपना, which serve as the internal energy reserve to be used as when required by the plant। अब एक और चीज़ है, प्लांट में धूप तो रात में होती नहीं है, तो वो उसको जब रात में अगर उसको ज़रूरत पड़ गई उस एनर्जी की, तो वो क्या करता है, वो बना के अपनी एनर्जी को, इस कार्बोहाइड्रेट को फॉर्म स्टोर करके रख लेता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब उसको जब भी ज़रूरत पड़ी तो वो इस रिजर्व में से निकाल के वो यूज़ कर लेता है। यहाँ पे यही लिखा है कि विच सर्व एज द इंटरनल एनर्जी, ये इंटरनल एनर्जी रिजर्व हो जाता है जब भी उसको ज़रूरत पड़ी, व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। A somewhat similar situation is seen in us where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, हम लोग जो खाते हैं हम उसका कुछ जो % है हम उसको स्टोर करके रखते हैं अपनी बॉडी में, हम अपनी बॉडी में रखते हैं एज ग्लाइकोजन। प्लांट्स किस फॉर्म में स्टोर कर रहा है, वो कर रहा है स्टार्च की फॉर्म में, हम लोग किस में कर रहे हैं, हम ग्लाइकोजन में। अगर देखो सुनो, तुम लोगों ने सुना होगा ये बात कि अगर इंसान खाना ना खाए तो वो क्या रहता है, वो ज़िंदा रहता है कुछ दिनों तक। वो कैसे ज़िंदा रहता है, अगर उसे खाने नहीं मिलेगा, वो क्योंकि बॉडी ने क्या करा है, फूड स्टोर करके रखा है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जब उसे खाना नहीं मिलता तो वो ये जो ग्लाइकोजन होती है, बॉडी इस ग्लाइकोजन को यूज़ करना शुरू करती है, इसलिए वो ज़िंदा रह पाता है कुछ दिनों तक। ठीक है, फ्यू डेज, ये कुछ दिनों तक, फ्यू डेज तक एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये इक्वेशन है, क्या है ये इक्वेशन, क्या बोल रही है कि प्लांट ने CO2 लिया, HO2 लिया, और उस दोनों को क्लोरोफिल और सनलाइट की हेल्प से, क्लोरोफिल भी और सनलाइट की हेल्प से उसको किस में चेंज करा, ग्लूकोज में चेंज किया। अगर उसको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो वो इस ग्लूकोज को यूज़ कर लेगी प्लांट, अगर उसको नहीं ज़रूरत पड़ रही तो वो किस में स्टोर करेगी, स्टार्च में, रिजर्व मटेरियल, जो कि उसका रिजर्व मटेरियल होता है, जब उसको ज़रूरत पड़ेगी वो बाद में यूज़ कर लेगी। और बाय प्रोडक्ट क्या हो गया, ऑक्सीजन, और क्या रिलीज़ किया, वाटर भी उसका बाय प्रोडक्ट है। तो वाटर ले रही है और वाटर एज ए बाय प्रोडक्ट भी बना रही है। ठीक है, let us now see what actually happens during the process of photosynthesis। The following events occur during the process। Okay, अब हम देखेंगे let us now see कि एक्चुअली में क्या हो रहा है प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम देखेंगे कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में ये जो रिएक्शन जो बन रही है एक्चुअली में क्या हो रहा है, थोड़ा सा लिटिल बिट डिटेल में। अब क्या होता है, ये इवेंट्स होते हैं, द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, दीज आर द इवेंट्स। ओके, वेट ए मिनट। तो दीज आर द ओनली इवेंट्स, इन्होंने इसमें ये लिखा है। तो पहला होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। पहले स्टेप में क्या करता है प्लांट जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को, लाइट एनर्जी यानी कि सनलाइट
सनलाइट को उसने क्या करा, उसने एब्जॉर्ब करा। प्लांट के हर पार्ट एब्जॉर्ब नहीं करता सनलाइट, उसका पार्ट एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। और क्लोरोफिल कहाँ होता है, बताओ, गेस करो। ये होता है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है सनलाइट। पूरा प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करता सनलाइट, ये याद रखना। फिर उसके बाद होता है सेकेंड पार्ट होता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। इसको सनलाइट को हम यहाँ पे हम बोल रहे हैं लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो हमने है ये जो लाइट एनर्जी ली है प्लांट ने, उसने कन्वर्ट करा है इनटू टू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या हो गई हमारी, ग्लूकोज, जो प्लांट ने कन्वर्ट किया है। फिर उसके साथ साथ क्या करा है, कैसे करा है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके उस इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करा, उसने ब्रेक करा लाइट एनर्जी ने, जो कि है सनलाइट। सनलाइट ने क्या करा, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया। केमिकल एनर्जी ने क्या करा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करा इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। फिर क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड में रिडक्शन हुआ, और रिडक्शन होने के बाद क्या बन गया, वो कार्बोहाइड्रेट्स बन गया। तो ये प्रोसेस हुआ प्लांट का फोटोसिंथेसिस में। These steps need not take place one after the other immediately। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है कि ये जो है ये पॉइंट्स इस तरह से दे रखे हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, ज़रूरी नहीं है कि एक के बाद यही प्रोसेस हो इमिजिएटली, ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दिया इन्होंने, डेजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं, टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एट नाइट, रात में, एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, जो डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड रात में लेते हैं और उसके बीच का एक कुछ इंटरमीडिएट्स का सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है, बीच में कुछ एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि बीच में उसको बोलते हैं ये लोग इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये जो होता है, अब इस पे जो है दिन में जब एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब, जब एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर ली सनलाइट की बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे, जब एनर्जी क्लोरोफिल ने क्या करा, सनलाइट एब्जॉर्ब करी दिन में, फिर ये इंटरमीडिएट जो होता है ये प्रोडक्ट बीच का, इसने क्या बनाया, फिर जाके इसने प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज फिर उसने बनाया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। Let us see how each of the components of the above reaction are necessary for photosynthesis। अब हम देखते हैं कि ये जो components हैं of the above reaction का, जो हमने रिएक्शन पढ़ी है, are necessary for photosynthesis के, जो भी सॉरी अब हम देखते हैं, अच्छा यहाँ से अब हम देखते हैं ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द अबव रिएक्शन, जो कंपोनेंट्स हैं अबव रिएक्शन के वो क्यों नेसेसरीज हैं, आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व ए क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप शोन इन फिगर 5.1, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन है, अभी मैं डिटेल में बताती हूँ इसे। यू विल नोटिस दैट सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट्स। ये जो ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं इसमें, ये यहाँ पे ये ग्रीन डॉट्स, ये बहुत सारे से यहाँ पे ये ग्रीन डॉट्स, ये क्या है, दीज ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनेलीज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये क्या है, ग्रीन डॉट्स, ये है क्लोरोप्लास्ट, और ये क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करते हैं, क्लोरोफिल, कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेन विच कंटेन क्लोरोफिल। एक बार इस फिगर को देखते हैं, ये फिगर है क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब हुआ कि सपोज ये लीफ है, ठीक है, हमने इस लीफ को इस तरह से हमने कट किया, तो जब हम कट करेंगे लीफ को, तो इसका जो ये पार्ट है लीफ का, ये कट वाला पार्ट,
हम ये जो पार्ट है ना कट वाला, हम इस वाले पार्ट को देख रहे हैं। तो यानी कि ये जो है ये टॉप पार्ट है, ये जो है ये बॉटम पार्ट है लीफ का। तो सबसे पहले लीफ के ऊपर क्या होती है? सबसे पहले लीफ के होती है ऊपर होती है वैक्सी क्यूटिकल। ये वैक्सी क्यूटिकल क्या काम करती है? वैक्सी क्यूटिकल जो होता है ये इसको प्लांट को बहुत तेज़ धूप हो जाती है तो जो ट्रांसपायरेशन और ये जब होता है ना तो उसको ये प्रोटेक्ट करती है। धूप से प्रोटेक्ट करने के लिए इसका काम होता है प्रोटेक्शन। फिर उसके बाद क्या आता है? वैक्सी क्यूटिकल के नीचे आता है अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के बाद है अंदर क्या आ गया? ये है ये दिस इज वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स के इसके अंदर है क्लोरोप्लास्ट, सेल्स हैं, सेल्स के अंदर वैक्यूल्स हैं और फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? ये है क्लोरोफिल। ये है एयर स्पेसेस। अब ये एयर स्पेसेस हो गए, ये है गार्ड सेल्स, ठीक है, दिस इज गार्ड सेल्स, these are guard cells and this is lower epidermis। ये नीचे वाली लेयर हो गई लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, उन दोनों के बीच में यहाँ पे आ जाते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Let us do an activity which demonstrate that chlorophyll is essential for photosynthesis। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं जो कि ये दिखाती है फोटोसिंथेसिस के लिए जो खाने का जो प्रोसेस होता है उसमें क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ती है। क्लोरोफिल जो है इम्पॉर्टेंट है। हम कैसे प्रूव करेंगे? हम इस वाली एक्टिविटी के थ्रू हम प्रूव करेंगे। हम क्या लेंगे? हम एक वेरीगेटेड लीफ लेंगे। वेरीगेटेड लीव्स क्या होती हैं? वो एक इस तरीके की लीफ होती हैं जहाँ पे लीफ जो होती हैं कुछ पार्ट उसके ग्रीन कलर के होते हैं और कुछ उसके पेल येलोइश कलर के होते हैं। तो वो जो पूरी लीफ होती है उस पूरी लीफ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए हम वो वाली लीव्स लेंगे। फॉर एग्जांपल मनी प्लांट और क्रोटोन्स। मनी प्लांट तो घर में भी होगा तो उसमें देखना कहीं वो जो लीफ होगी मनी प्लांट की लीफ कहीं जगह पे हरी होगी, ज़्यादा डार्क ग्रीन होगी और कहीं जगह पे वो कम ग्रीन होगी। अब हमने क्या रखा? कीप द प्लांट इन डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल स्टार्च गेट यूज्ड अप। हम उस प्लांट को अब 3 दिन के लिए एक डार्क रूम में रखेंगे। हम डार्क रूम में क्यों रखेंगे? जिससे जो भी उसने अपना स्टार्च बनाया है, रिजर्व मटेरियल बनाया है, वो जो है यूज़ हो जाए और 3 दिन तक उसे सनलाइट मिलेगी नहीं तो वो क्या करेगा? वो जो रिजर्व प्लांट है स्टार्च उसको यूज़ करना शुरू करेगा। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 hours। अब क्या हुआ? 3 दिन के बाद हमने प्लांट को कहाँ रखा? हमने 6 घंटे के लिए धूप में रखा। उस प्लांट को 6 घंटे के लिए हमने धूप में रखा। अब क्या होगा? हम उसमें से एक पत्ती प्लग ए लीफ फ्रॉम द प्लांट, हमने उसमें से एक लीफ तोड़ेंगे और जो ग्रीन एरियाज है उसको हम मार्क करेंगे। मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस देम ऑन ए शीट ऑफ पेपर। तो वो क्या कह रहे हैं? मार्क करने के बाद ग्रीन एरियाज को और उसको एक तरीके से हम पेपर में उसको ट्रेस करेंगे, उसको मतलब ड्रॉ करेंगे उसको आउटलाइन। अब हम क्या करेंगे? हम लीफ को लेंगे और उसको बॉइलिंग वाटर में डालेंगे फॉर फ्यू मिनट्स। फिर उसके बाद हम उसे इमर्स करेंगे इन ए कंटेनिंग अल्कोहल में और केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन ए वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉइल। अब हम अल्कोहल को डायरेक्टली हम बॉईल नहीं करेंगे, हम उसको इनडायरेक्टली बॉईल करेंगे। इनडायरेक्टली कैसे बॉईल करेंगे? हम नीचे एक पानी लेंगे, किसी कंटेनर में पानी लेंगे, फिर उसके ऊपर एक और कंटेनर लेंगे छोटा जिसमें अल्कोहल होगा, फिर उस अल्कोहल के अंदर लीफ होगा। इस तरीके से हम अल्कोहल को इनडायरेक्टली बॉईल करेंगे। उसको तब तक बॉईल करना है जब तक अल्कोहल बिगिंस टू बॉईल। हम क्यों कर रहे हैं ये सब? बॉईल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है हम क्या देख रहे हैं कि क्लोरोफिल एसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो हम क्लोरोफिल को हम किल कर रहे हैं इस समय।
इसको अल्कोहल में बॉईल करने से क्या होगा, जो क्लोरोफिल है वो ख़त्म हो जाएगा। What happens to the color of the leaf? अब क्या होगा, कलर ऑफ द लीफ क्या हो जाएगा, लीफ का जो होगा वो येलोइश या फिर पेल हो जाएगी, क्योंकि उसका क्लोरोफिल निकल गया। क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, लीव्स का पार्ट जो होता है वो ग्रीन होती है। अब क्या होगा, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, कलर ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्योंकि अब लीफ का जो क्लोरोफिल है वो कहाँ आ गया, वो सॉल्यूशन में आ गया, तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, वो ग्रीनिश हो जाएगा। Now dip the leaf in a dilute solution of iodine for a few minutes. अब हमने क्या करा, हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन, हमने आयोडीन का सॉल्यूशन लिया, जो हमने लीव्स को अल्कोहल में से निकाल के हम आयोडीन में डाल देंगे कुछ मिनट्स के लिए। अब क्या होगा, हम जब देखेंगे, हमने लीव को निकाला, फिर हमने उसको रिंस ऑफ किया आयोडीन सॉल्यूशन, रिंस ऑफ मतलब साफ़ किया, धोया क्लीन किया आयोडीन सॉल्यूशन से, फिर हम देखेंगे जो हमारी लीव का जो कलर है ना, जो हमने देखेंगे वो कैसा हो जाएगा, वो येलोइश हो जाएगा, ब्लूइश। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन द बिगनिंग। जो हमने ट्रेस किया था पेपर पे, हम उसके साथ कंपेयर करेंगे, तो हमें दिखेगा कि जो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च जो है इन वेरियस ऑफ द लीफ, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरियाज ऑफ द लीफ। तो हमें वो दिखाई देगा, जहाँ जहाँ डार्क ग्रीन एरियाज थे, वहाँ हमें सिर्फ आयोडीन जो है वहाँ दिखाई देगा, वहाँ पे नहीं दिखाई देगा जहाँ पे वो पेल कलर का था, जहाँ पे वो डार्क ग्रीन नहीं था। आयोडीन जो होता है, स्टार्च जो होगा वो अल्कोहल में डिज़ोल्व नहीं होता, क्लोरोफिल डिज़ोल्व होता है। अल्कोहल कैन नॉट डिज़ोल्व स्टार्च, अल्कोहल कैन नॉट डिज़ोल्व सच कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसलिए हमने अल्कोहल लिया है कि जिससे वो क्लोरोफिल को डिज़ोल्व कर सके। हम क्लोरोफिल को क्यों डिज़ोल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आयोडीन का जो सोल्यूशन है ना वो कलर नहीं दे पाएगा, और पहले से ही वो ग्रीन है, ठीक है, क्लोरोफिल पहले से ग्रीन है, तो हमें उसे क्लोरोफिल को निकालना पड़ेगा जिससे वो आयोडीन का जो कलर है वो आ जाए। तो हमने फिर जब आयोडीन का कलर में हमने उसे डिप किया, तो हमें पता चला कि जहाँ पे ग्रीन एरिया से, डार्क ग्रीन एरिया से, वहीं पे आयोडीन ने ब्लूइश कलर वहाँ पे आया है, वहाँ पे नहीं आएगा जहाँ पे डार्क ग्रीन एरियाज, सॉरी लाइट ग्रीन एरियाज थे, पेल एरियाज थे, वहाँ पे वो कुछ येलोइश या फिर ब्राउनिश कलर आता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे, नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कैसे लेता है। हमने इन क्लास 9th वी हैड टॉक्ड अबाउट द स्टोमेटा। हमने क्लास 9th में हमने पढ़ा है स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा एक पोर होता है, गार्ड सेल्स होते हैं, बीन शेप्ड होता है, ये किडनी बीन शेप्ड दिख रही है, ये गार्ड सेल्स है, और जो इसकी ये जो साइड्स होती हैं, एक मिनट, ये जो साइड्स होती हैं ये वाली, ये थोड़ी थिक होती है एज़ कम्पेयर टू ये जो बाहर की जो साइड्स होती हैं। इस वजह से ये जब होती है, जब ये बड़ी होती है, जब ओपन होती है, इसलिए ये बीन शेप्ड ले लेती है। In class 9th we had talked about stomata, which are tiny pores present on the surface of the leaves. ये कहाँ present होते हैं, ये present होती है surface of the leaves पे। Massive amounts of gaseous exchange takes place in the leaf through these pores for the purpose of photosynthesis. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा जो गैसियस एक्सचेंज होता है, O2 जो बाहर निकलती है वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलती है। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वो होता है लीफ से थ्रू दिस पोर्स। ये जो पोर्स होते हैं, जो स्टोमेटास जो होते हैं, ये स्टोमेटा के थ्रू सबसे ज़्यादा गैसियस एक्सचेंज होता है फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस का। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हियर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स एज वेल। लेकिन एक और बात यह है कि स्टोमेटा जो होते हैं वो प्रेजेंट कहाँ होते हैं, वो लीव्स पे के साथ साथ स्टेम्स पे भी एक्सचेंज होता है, रूट्स पे भी एक्सचेंज होता है।
रूट्स में भी गैसियस का एक्सचेंज होता है, स्टेम्स पे भी होता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ स्टोमेटा जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो सिर्फ लीव्स पे ही होता है, तो वो हो जाएगा फॉल्स। एक्सचेंज जो होता है वो स्टेम्स पे भी होगा, साथ ही साथ रूट्स में भी होगा, इंक्लूडिंग लीव्स। Since large amount of water can also be lost through these stomata, the plant closes these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. Okay, क्या होता है जब प्लांट्स, एक और चीज़ ये है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी जब हो जाती है तो ट्रांसपायरेशन जो होता है ना, वो जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो जैसे कि टेम्परेचर 40 डिग्री प्लस हो जाता है, तो कई बार क्या होता है जो ट्रांसपायरेशन के थ्रू इसमें से वाटर गैसेस निकलनी शुरू होती है। देखा था बाय प्रोडक्ट क्या था, हमारा वाटर भी था। देखो यहाँ क्या निकल रहा था, वाटर था बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन के साथ साथ। अब ये जो वाटर जो होता है ना, ये जब रिलीज होता है ना तो ये प्लांट की लीफ को ठंडा कर देता है, जिससे उनके जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा नहीं बढ़ता। अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये लीफ को ठंडा नहीं कर पाएगा, लीफ अगर ठंडी नहीं हो पाएंगी तो क्या होगा, क्लोरोफिल मर जाएंगी। प्लांट्स को देखा होगा ना, मुरझा जाती हैं पत्तियाँ, और कई केसेस में ऐसा होगा, कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा धूप की वजह से प्लांट मर भी जाता है। तो वो जो प्लांट होता है, ये ट्रांसपायरेशन की हेल्प से वाटर जब यहाँ से इसमें निकलना शुरू होता है, वो प्लांट के लीफ को ठंडा कर देता है, जिसकी वजह से प्लांट मरता नहीं है और अपने आप को ये प्रोटेक्ट करता है। इसलिए हमने वैक्सी क्यूटिकल का भी मैंने बताया था, जो वैक्सी क्यूटिकल होती है इसका भी काम ये होता है कि वैक्सी क्यूटिकल का भी काम ये होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी से इसको बचाना, लीव्स को, अपने आप को बचाना कि वाटर जो धूप जो है ज़्यादा धूप से मर ना जाए सेल्स, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे, सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दिस स्टोमेटा। क्या होता है कि इससे क्या होता है, कई बार बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ पानी भी जाने लग जाता है, तो वो इस वजह से क्लोज कर देती है, क्योंकि पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। पानी की हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही थी, CO2 के साथ साथ पानी भी तो ले रहा था, क्यों बनाने के लिए, हमारा एनर्जी बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए हमें पानी की प्लांट को ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए जब अगर ज़्यादा दिख रहा है कि प्लांट को कि अरे पानी तो बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो क्या करते हैं, ये बंद कर देती है, और बंद करने पे ये इस तरह से दिखाई देती है, खुलने पे ये इस तरह से होती है। तो प्लांट क्लोजेस दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। इसको ये बंद कर देती है जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती है, फोटोसिंथेसिस जब ये नहीं कर रहा होता, तो ये बंद कर देती है स्टोमेटा को। द ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ द पोर इज़ अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स। अब गार्ड सेल्स कौन से हैं, ये जो हैं ये हैं गार्ड सेल्स। सॉरी, दीज आर द गार्ड सेल्स। ओहो, ये क्या हुआ, दीज आर दी गार्ड सेल्स। अब ये गार्ड सेल्स क्या होती हैं, इसको बंद करना और खोलना इनका काम होता है। गार्ड सेल्स स्वेल्स व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। जब इनमें पानी जाता है तो क्या होते हैं, ये बड़ी हो जाती हैं, स्वेल हो जाती है, जिसकी वजह से ये बड़ी हो जाती हैं। तो ये गार्ड सेल्स जो होती हैं, यहाँ से मैंने बताया ये थिक होती है, ये थिक होने की वजह से ये वाली किडनी शेप्ड की वो बन जाती है, ओपन हो जाती है, और जैसे इनमें से पानी बाहर निकल गया तो क्या हो गई, ये पिचक गई तो क्या हो गई, ये बंद हो गई। द गार्ड सेल्स swells when water flows into them, causing the stomatal pore to open. Similarly, the pore close if the guard cells shrink. Similarly, अगर पानी निकल गया तो गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे, वो श्रिंक हो जाएंगी। एक्टिविटी 5.2। अब हम इस एक्टिविटी में क्या कह रहे हैं कि हमने टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट विच आर नियरली द सेम साइज। हमने 2 प्लांट लेंगे जो कि सेम साइज़ के होंगे, सेम ही होंगे और सेम साइज़ के होंगे। फिर हमने इनको डार्क रूम में रखा फॉर 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए हमने इसको क्या रखा, डार्क रूम में। हम डार्क रूम में क्यों रख रहे हैं, जिससे सारा स्टार्च ख़त्म हो जाए, हमें कोई रिजर्व मटेरियल नहीं चाहिए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम पूरे ईच नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट
ठीक है। हमने इसमें ये ग्लास प्लेट्स रखेंगे, इस ग्लास प्लेट में होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। इसको हम रख देंगे इस ग्लास जार के अंदर। हमने कार्बन डाइऑक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड रखा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, इसमें जितनी भी CO2 होगी ना, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर हमने कवर कर दिया हमने प्लांट्स को सेपरेट बेल जार से, ये बेल जार्स हैं, और नीचे हम लगा देंगे वैसलीन, जिसकी वजह से ये एयर टाइट हो जाए। यहाँ पे यूज वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार्स टू द ग्लास प्लेट सो दैट द सेटअप एयर इज एयर टाइट। कि हमने क्यों लगा दी, क्योंकि हम चाहते हैं यहाँ से कोई भी हवा अंदर जाए। अब हम इसको प्लांट को हम रखेंगे सनलाइट के में 2 घंटे के लिए। अब 2 घंटे में हमने तो सारा पहले ही हमने 3 दिन अंधेरे में रख के स्टार्च खत्म कर दिया था। अब क्या होगा, 2 घंटे में इसमें स्टार्च बनना शुरू होगा, सनलाइट में फोटोसिंथेसिस होनी शुरू होगी। बट हमने क्या रखा है यहाँ पे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि CO2 को, यहाँ पे भी है, दोनों जगह में रखा है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ नहीं रखा हमने, क्योंकि हम ये दिखाना चाह रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट में कि CO2 की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट CO2 हमारा ये है प्लांट स्टार्च नहीं बना सकता। अब हम क्या करेंगे, 2 घंटे बाद हम एक एक लीफ को तोड़ेंगे और फिर उसमें देखेंगे स्टार्च किस में बना। Do both the leaves show the presence of the same amount of starch? What can you conclude from this activity? तो क्या होगा, क्योंकि इसमें हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा, एक प्लांट में हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा जो कि एब्जॉर्ब कर लेगा सारी की CO2, बट हमने यहाँ पे CO2 के लिए एब्जॉर्ब करने के ना करे, हमने ऐसा कुछ नहीं रखा। तो जो होगा, ये प्लांट जो होगा वो CO2 बनाएगा, पर ये प्लांट स्टार्च नहीं बनाएगा, और ये प्लांट स्टार्च बनाएगा, ये फोटोसिंथेसिस करेगा। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलेगा कि प्लांट को CO2 की ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस अपना जो करने के लिए, और अपना जो ग्लूकोज बनाने के लिए उसको CO2 की ज़रूरत पड़ती है। तो इन शॉर्ट, ये स्टार्च नहीं बना पाएगा, अपना ग्लूकोज नहीं बना पाएगा, और ये बना लेगा। Based on 2 activities performed above, can we design an experiment to demonstrate that sunlight is essential for photosynthesis? तो क्या कह रहे हैं कि हमने जिस तरह से हमने ये ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट कराया, क्या हम इस तरीके से कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस? हम कर सकते हैं। हम क्या ऐसे ही कर सकते हैं, 3 दिन के लिए हम किसी प्लांट को अंधेरे में रख देंगे, उसमें कुछ नहीं होगा, उसकी जो होगा खाना सारा ख़त्म हो जाएगा, जो भी ग्लूकोज है, स्टार्च है, वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हम धूप में रखेंगे, हम उसको फिर प्रूफ कर देंगे कि हाँ, सनलाइट की वजह से नया वो ग्लूकोज फॉर्म हो गया। सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट, अब तक हमने क्या पढ़ा, ऑटोट्रॉप्स। वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ ऑटोट्रॉप्स मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। हमने ये पढ़ा अभी तक कि ऑटोट्रॉप्स अपनी एनर्जी को कैसे पूरा करते हैं, उनकी जो ज़रूरत है अपनी एनर्जी की, वो कैसे पूरा करते हैं। बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। बट उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि उसको अदर रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है अपनी बॉडी बनाने के लिए, नॉट बॉडी एज इन बॉडी, बट प्लांट को ग्रो होने के लिए। जैसे कि वाटर used in the photosynthesis is taken up from the soil by the roots in terrestrial plants। क्या क्या ज़रूरत पड़ता है अदर रॉ मटेरियल्स की, जैसे कि वाटर फोटोसिंथेसिस में ज़रूरत पड़ती है, वो कहाँ से लेता है, सॉइल में से लेता है। टेरेस्ट्रियल प्लांट जो कि होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वो नहीं होते जो टेरिस पे होते हैं जो ज़मीन पे जो लगे होते हैं वो वाले। अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम आर टेकन फ्रॉम दी सॉइल। तो सॉइल में से वो क्या और लेते हैं, अदर रॉ मटेरियल्स में नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, फॉस्फोरस की ज़रूरत पड़ती है, आयरन की भी ज़रूरत पड़ती है, मैग्नीशियम की भी ज़रूरत पड़ती है सॉइल को, ठीक है। नाइट्रोजन नहीं होगा तो लीव्स क्या हो जाएंगे, वो ब्राउन हो जाएंगे, क्योंकि खाना बनाने के लिए, उनको अपना फूड बनाने के लिए इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है, आयरन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्यों ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की, क्योंकि वो प्रोटीन के सिंथेसिस जो करता है, वो कौन करता है, वो नाइट्रोजन में
नाइट्रोजन की हेल्प की वजह से होता है, एंड अदर कंपाउंड्स में भी नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो नाइट्रोजन इज़ वेरी एसेंशियल कंपोनेंट फॉर द प्लांट। दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। तो प्लांट उसको किस फॉर्म में लेता है? वो लेता है इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, और it is taken up as organic compounds which have been prepared by bacteria from atmospheric nitrogen। ठीक है, नाइट्रोजन प्लांट क्या होता है? वो इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स की तरह भी ले लेता है, इनऑर्गेनिक नाइट्राइट्स की तरह भी ले लेता है, बट ऑल्सो कैन बी टेकन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह भी ये यूज़ कर लेता है, प्रिपेयर्ड बाय, जैसे कि घर में एक ऑर्गेनिक सुना होगा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। ठीक है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो होता है घर में भी बनाते हैं आजकल। इस चीज़ का ही बहुत जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की तरफ बढ़ रही है। ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो जो होते हैं वो डैमेज नहीं करते सॉइल को। लॉन्ग टर्म में जो होते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म में सॉइल को डैमेज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया हमने। हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक हेटरोट्रॉपिक नाइट्रोजन, सॉरी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितना है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। फिर इसमें हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे, और ये पूरा का पूरा एक साथ इसको ख़त्म करेंगे। डेंटल कैरीज क्वेश्चंस करेंगे, फिर अगली क्लास में हम शुरू करेंगे रेस्पिरेशन। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ये न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अभी हम पढ़ रहे थे एनिमल्स का, तो हेटरोट्रॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे हम एनिमल्स का ही पढ़ेंगे, तो हम इसको एक साथ लेंगे।